CSIR नेट जून 2023 पार्ट बी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा पर ही बेस्ड है और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगर हम डिफ़िकल्टी का लेवल कहें तो आउट ऑफ 5 स्टार 2 स्टार देना चाहेंगे। मीन्स कि डिफ़िकल्टी का लेवल इजी टू मॉडरेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x n टपल है और y n टपल है, यानी दोनों वेक्टर हैं Rn में, और यहाँ पर n फिक्स्ड है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट ऑन Rn। जो डिफ़ाइन किया गया है 4 ऑप्शन में दिया है, उनमें से कौन सा एक्चुअली इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन करेगा Rn में, वो हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं इनर प्रोडक्ट मेंशन कर दे रहा हूँ। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए इनर प्रोडक्ट के लिए। तो अगर B कोई वेक्टर स्पेस है और फील्ड F, तो हम इस मैप को बोलेंगे जो कि V क्रॉस V से फील्ड में डिफ़ाइन होती है कि ये इनर प्रोडक्ट है अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। फर्स्ट, UB का जो इनर प्रोडक्ट हो वो BU के इनर प्रोडक्ट के बराबर हो। यहाँ पर हम एक्चुअली फील्ड को R कर दे रहे हैं क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ज़रूरत है, वो है रियल वेक्टर स्पेस है। तो उस केस के लिए हम डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहे हैं कि UB का इनर प्रोडक्ट BU के इनर प्रोडक्ट के बराबर हो, और ये नेक्स्ट 2 कंडीशन इम्प्लाई कर रही हैं कि जो इनर प्रोडक्ट है वो फर्स्ट वेरिएबल में लीनियर मैप है, और फोर्थ कंडीशन इम्प्लाई कर रही है कि कोई भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट लें तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और फिफ्थ जो कंडीशन है कि ये अगर किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो वो वेक्टर कुछ और नहीं, सिर्फ 0 वेक्टर हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो इस मैप को हम बोलेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट को चेक करते हैं कि वो इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो Rn में स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है वो कैसे डिफ़ाइन होता है। x y का जो इनर प्रोडक्ट होता है समेशन j इक्वल टू 1 to n xj इंटू yj होता है। ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। अगर आप इससे कुछ आइडिया आपको मिल पाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है तो आप डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको 3 जो ऑप्शन हैं उनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक रिज़ल्ट बता देता हूँ। ये हमारा स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास ये Rn में स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है और इस इनर प्रोडक्ट से हम बहुत सारे इनर प्रोडक्ट बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमारे पास सपोज़ करिए कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, ये n पॉजिटिव नंबर हैं, ये कोई भी हों, सच दैट अल्फ़ा I इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में कर दें, ये अल्फ़ा है, तो इस अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग हम एक नया इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसको हम कैसे कर सकते हैं, एक्स वाई और सफिक्स में हम अल्फ़ा लगा देते हैं जो कि इस वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, जिसके सारे जो एंट्रीज़ हैं या सारे कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। ये कैसे है, ये डिफ़ाइन कर रहे हैं हम समेशन j इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा j टाइम्स एक्स जे वाई जे। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अल्फ़ा j से मल्टीप्लाई कर दिया। एक जो jth टर्म था, जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट था, उसके jth टर्म में हमने अल्फ़ा j से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखना कि ये भी एक्चुअली एक इनर प्रोडक्ट है जो कि अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है, ये बहुत आसान है। आप चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअली इनर प्रोडक्ट है अगर ये अल्फ़ा के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव हैं।
ये जनरल रिज़ल्ट है। और अगर इस रिज़ल्ट को आप जानते हैं या इसको प्रूव कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर 3 में आएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया हुआ है अल्फ़ा, वो क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा दिया हुआ है एक्चुअली 1 2 क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और n क्यूब, और ये सारे क्या नंबर हैं? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्पेशल केस हो जाएगा इस जनरल जो इनर प्रोडक्ट है। जब अल्फ़ा हम इस पर्टिकुलर ये ले चूज़ करेंगे तो उस केस के लिए हमारा ये इनर प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। तो एक्चुअली में अगर आप इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। और इस रिज़ल्ट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो एक्चुअल में हमारी राइट चॉइस होगी, क्योंकि यही सिर्फ है जो इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन करेगा। क्योंकि ये ऑप्शन बी का है इसलिए बाकी तीनों ऑप्शन इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन नहीं करेंगे और उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, बाई सुटेबल वेक्टर हम चूज़ करेंगे और दिखाएंगे कम से कम एक प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट की सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर आपको रिज़ल्ट पता है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन 3 टिक कर सकते हैं और आपको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको डेफिनेशन पता है इनर प्रोडक्ट की और आप इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो बाकी तीनों ऑप्शन को डिस्कार्ड करके भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूँकि n की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ पर सभी केस के लिए हम अपना जो कैलकुलेशन है उसको सिंपल करना चाहते हैं, इसलिए n की जो वैल्यू है वो लोएस्ट चूज़ करेंगे। n इक्वल टू 2 के लिए हम यहाँ पर 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे। तो ओके, यहाँ पर n इक्वल टू हमने 2 ले लिया। अब फर्स्ट ऑप्शन को हम डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एक वेक्टर ले रहे हैं x इक्वल टू 1, -1 और y इक्वल टू ले रहे हैं -1, -1। अब देखते हैं फर्स्ट के केस के लिए जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन है एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा? इसका मीनिंग है समेशन आई जे इक्वल टू 1 to 2, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी 2 रहेगी। n इक्वल टू 2 हमने एज्यूम किया है और ये क्या है? एक्स जे वाई जे, और ये किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, एक्स आई और वाई जे, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस x2 y2। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए जब हम x वेक्टर को ये चूज़ करेंगे और y वेक्टर को -1 1 चूज़ करेंगे, तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा जब हम x को ले रहे हैं, यानी कि इनर प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं 1, -1 और दूसरा वेक्टर है -1 1, इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? 1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर 1 का y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, फिर -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर +1 हो जाएगा, -1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये अल्टीमेटली क्या हो गया? ये 0 वेक्टर हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरा वेक्टर चूज़ करें, ये सेम यही ले रहे हैं, x को यही ले रहे हैं और यही हमारा y है, ठीक है। यानी कि हम जो इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं x का x के साथ में ले रहे हैं, x का x के साथ में ले रहे हैं, ओके। ये पर्टिकुलर वेक्टर हम चूज़ कर रहे हैं तो इनर प्रोडक्ट हो जाएगा 1 -1 का 1 -1 के साथ में हम शो करेंगे कि एक्चुअली ये जो वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर है। और ये फिफ्थ जो कंडीशन कह रहा है कि इसमें अगर दो वेक्टर कॉमन है, यानी कि b वेक्टर है और उसका b के साथ में इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ज़ीरो तभी होगा जब वेक्टर b ज़ीरो हो। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करें जो फर्स्ट में दिया हुआ है उसका इनर प्रोडक्ट का यूज़ करके, तो ये हो जाएगा 1 -1 और +1, और ये कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। और जबकि x वेक्टर क्या है? वो नॉन ज़ीरो है, इसलिए जो फिफ्थ कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसलिए जो ऑप्शन 1 में दिया है इनर प्रोडक्ट, वो एक्चुअली जो मैप दिया है वो इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं करेगा। हम सेकेंड को अब डिस्कार्ड करेंगे।
तो सेकेंड ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए अगर देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल है यहाँ पर स्क्वायर हो जा रहा है, हर एक एक्स से जो एक्स के वेक्टर है उसका भी स्क्वायर हो जा रहा है, जो वाई के कोऑर्डिनेट है उसका भी स्क्वायर हो जा रहा है। तो इन जनरल इस केस के लिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड प्रॉपर्टी है, वो होल्ड नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर लें अल्फ़ा टाइम्स एक्स को हम ले रहे हैं x1 कॉमा x2 और जो y है y1 कॉमा y2 ले रहे हैं, और बाय डेफिनेशन ये कितना हो जाएगा, ये अल्फ़ा टाइम्स x1 अल्फ़ा टाइम्स x2 हो जाएगा और इसका इनर प्रोडक्ट y1 y2 के साथ होगा। अब हम डेफिनेशन का यूज़ करते हैं जो ऑप्शन 2 में डेफिनेशन दिया है, इसका मीनिंग क्या है, और बाय डेफिनेशन यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये डेफिनेशन का सेकंड जो ऑप्शन में डेफिनेशन दिया है मैप की, उससे हमें ये मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पर अल्फ़ा नॉन जीरो हो वेक्टर, अल्फ़ा अगर नॉन जीरो वेक्टर स्केलर है, तो हम किसी भी तरीके से ये इसके इक्वल नहीं होगा। अल्फ़ा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 कॉमा y1 y2, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन यूज़ करेंगे जो सेकंड ऑप्शन में डेफिनेशन दिया है, तो यहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो सब x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर सभी आएंगे, तो और जब हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का जो टर्म आएगा उसमें भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सभी में जो अल्फ़ा की पावर रहेगी वो 1 रहेगी। और ये जो भी हमने कैलकुलेट किया है वहाँ पर जहाँ पर भी अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पर सभी अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है, डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, और जो y है y के साथ में तो अल्फ़ा आ ही नहीं रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हम करेंगे इनर प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने भी टर्म आएंगे उसमें सभी में अल्फ़ा का प्रोडक्ट होगा और उसकी जो अल्फ़ा की डिग्री होगी वो 1 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो सभी टर्म में अल्फ़ा आ नहीं रहा है और जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर डिग्री 2 है, इसलिए ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है वो इनर प्रोडक्ट ही वो होल्ड नहीं करेगी, और इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी इनर प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करेगा। अब हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे कि ये भी एक्चुअली इनर प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करता, यानी कि इनर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई एटलीस्ट नहीं करेगा। पहले तो हम देखते हैं कि जब n इक्वल टू 2 है तो उस केस में लिए क्या हो जाएगा। फोर्थ में जो मैप डिफाइन है x1 x2 एक वेक्टर है हमारा और दूसरा वेक्टर है y1 y2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी समेशन j इक्वल टू 1 to 2 और ये दिया हुआ है xj इंटू वाई एन माइनस जे प्लस 1 दिया हुआ है। और इसको जब हम j इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये x1 n इक्वल टू यहाँ पर 2 है तो x1 हो जाएगा, और जब j इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये y2 हो जाएगा। फिर प्लस जब हम j इक्वल टू 2 रखेंगे तो x2 और y1 हो जाएगा। अब हम पर्टिकुलर वेक्टर चूज़ करेंगे और दिखाएंगे कि इनर प्रोडक्ट की एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, तो देखते हैं हम, अगर हम x इक्वल टू चूज़ कर लें -1, 1 सिंपल, और यहाँ पर x के साथ में इनर प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये क्या होना चाहिए, जो फोर्थ कंडीशन है कि ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, -1 है और 1 और दूसरा वेक्टर भी सेम है। इसको जैसे डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये यहाँ पर अब x1 है,
ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो डेफिनेशन से x1 y2 है, यानी कि -1 इंटू 1 यानी -1 हो जाएगा। फिर अगेन x2 इंटू y1 है, यानी कि 1 इंटू -1, तो ये अगेन -1 हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या देगी, -2 देगी, जो कि नेगेटिव है। इसलिए फोर्थ कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रही, और इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है मैप, वो इनर प्रोडक्ट नहीं हो सकती है। तो दो ऑप्शन है, या तो आपको पार्ट बी के लिए एग्जैक्टली रिज़ल्ट मालूम हो, और या तो फिर डिस्कार्ड करने की स्ट्रेटजी पता हो, तभी आप पार्ट बी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। उम्मीद है वीडियो आपको इस प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।